हेलो दोस्तों, वेलकम टू डाउटनट। डाउटनट में आप सभी बच्चों का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग मूल अवधारणा का पहला लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं उपपरमाणविक कण क्या होते हैं। उपपरमाणविक कणों का मतलब है परमाणु के अंदर पाए जाने वाले कौन प्रकार के कण होते हैं, उनका क्या-क्या द्रव्यमान होता है, उनका क्या-क्या आवेश होता है। फिर उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे परमाणु भार, फिर उसके बाद में पढ़ेंगे अणुभार, मोल की परिभाषा तथा मोलर द्रव्यमान। इतनी सारी चीजें हम लोग इस वाले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। अब आपको पता होगा कि सर उपपरमाणविक कण को हमें पता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन नाभिक में पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर है और बाकी जो कण है, बाकी जो इलेक्ट्रॉन है वो अलग अलग कक्षाओं में गति कर रहे हैं। अगर मैं पूरे परमाणु को एक गोला मानूं तो उसके अंदर एक छोटा सा गोला है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है और बाकी जो है इलेक्ट्रॉन है। अब बहुत सारे बच्चे मेरा नाम नहीं जानते होंगे या मेरे बारे में नहीं जानते होंगे, तो इसके लिए मैं बेटा आप लोगों के सामने ये स्लाइड लेके आया हूं। ये मेरा नाम है, यहां से मैंने बीटेक किया है आईआईटी बॉम्बे से। सारी आईआईटीज में आईआईटी मुंबई जो है नंबर 1 है। नंबर 1 का मतलब ये है कि अगर जितने भी बच्चे एडमिशन लेते हैं टॉप 100 रैंक, ऑल इंडिया रैंक 100 के अंदर वाले 75 से 80 बच्चे आईआईटी मुंबई चूज करते हैं। तो बच्चों की सबसे ज्यादा पसंद जो है वो आईआईटी मुंबई है। ठीक है, मैंने यहाँ से बीटेक किया, पिछले 8 साल से मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। मेरा नाम है मनीष गोदारा। दोस्तों, मैंने भी हिंदी मीडियम से ही तैयारी की है, हिंदी मीडियम से ही जेईई की तैयारी की है और मैंने आईआईटी मुंबई में दाखिला लिया। तो आप इस चीज को उम्मीद कर सकते हो कि अगर आप लोग नीट की तैयारी कर रहे हो हिंदी मीडियम से, तो प्यारे बच्चों, आप जैसे नीट में एम्स दिल्ली है, वैसे आईआईटी में आईआईटी बॉम्बे है। तो आप भी अगर सही दिशा में, सही टीचर्स की गाइडेंस में आप मेहनत करते हो, तो आपको भी वो चीज मिल सकती है जो चीज मुझे मिली। पहले हिंदी मीडियम में और सोर्सेज कम होते थे। हिंदी मीडियम कोई भी आईआईटी का टीचर नहीं मिलता था पढ़ाने में, कि जिसने खुद पहले आईआईटी से पढ़ाई कर रखी हो। वो इंग्लिश मीडियम में ही टीचर्स मिलते थे जब मैं तैयारी कर रहा था, है ना। बहुत मुश्किल से हम लोग कोटा गए, वहां जाके टीचर्स मिले आईआईटी में पढ़े हुए। तो बच्चों, अपना जो कॉम्बिनेशन है बहुत सही जचेगा आपकी तरह। मैं भी एक छोटे से गांव से हूं और मैंने आईआईटी मुंबई से बीटेक किया है और पिछले 8 साल से मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं। तो अब मैं फिजिकल के सारे चैप्टर्स जो है मैं पढ़ाने वाला हूं। मैं आपसे बस ये उम्मीद करता हूं कि आप कैलकुलेशन में आलस मत करना। कैलकुलेशन करते वक्त आपको ये चीज नहीं देखनी है, कैलकुलेशन करते वक्त आपको ये चीज नहीं देखनी है कि मेरे से कैलकुलेशन होगा नहीं, ये तो गणित वाले बच्चे करते हैं। दोस्तों, जो अपने को गणित यूज करनी है इस वाली केमिस्ट्री के इस वाले पार्ट में, जो अपने को गणित यूज करनी है वो 9th और 10th की गणित है, आपने पहले पढ़ रखी है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। और मैं फिजिकल केमिस्ट्री मैं आप लोगों को पूरा पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप एकदम पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में ये हो कि हाँ, मनीष गोदारा सर है, इन्होंने आज से 10 साल पहले आईआईटी का एग्जाम क्लियर किया, आईआईटी का एडवांस एग्जाम क्लियर किया, मेन भी नहीं, जेईई मेन और जेईई एडवांस दोनों होते हैं, जेईई एडवांस क्लियर किया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये पॉजिटिव अप्रोच के साथ में सारी बातें जो है मेरे से सुनने वाले हो। तो इस अध्याय की प्रगति इस प्रकार है। तो सबसे पहले तत्व की अवधारणा के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तत्व की अवधारणा जो है अलग अलग, आप सभी को पता है, अलग अलग तत्व होते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, और इन सभी तत्वों की अलग अलग रासायनिक गुण होते हैं, है ना। सबसे पहले हम लोगों को डाल्टन ने हम लोगों को बताया कि परमाणु जो है वो सबसे पदार्थ का छोटा कण है। परमाणु को अविभाज्य है, परमाणु को और ज्यादा भागों में नहीं बांटा जा सकता। बट उसके बाद में पता चला कि परमाणु के अंदर भी छोटे छोटे कण है, जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। तो आज हम लोग उपपरमाणविक कणों के बारे में सबसे पहले डिस्कस करने वाले कि भैया उपपरमाणविक कण कौन से। तो दोस्तों, उपपरमाणविक कण जो है परमाणु के अंदर पाए जाने वाले कण, परमाणु के अंदर पाए जाने वाले कण, परमाणु के अंदर पाए जाने वाले कण, पाए जाने वाले कण, इनको बोलते हैं उपपरमाणविक कण। परमाणु के अंदर पाए जाने वाले कण जो है उनको हम लोग बोलते हैं उपपरमाणविक कण। ठीक है, जो कण परमाणु के अंदर पाए जाते हैं उनको हम लोग बोलते हैं उपपरमाणविक कण। ठीक है बेटा, अब परमाणु के अंदर सभी बच्चों को पता है, परमाणु के अंदर जो है सबसे अंदर जो है वो नाभिक होता है। ठीक है, और उसके बाद में एकदम गोलाकार छोटा सा गोला होता है नाभिक। उसके बाद में अलग अलग कक्षाएं होती है और इन कक्षाओं में कौन पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। नाभिक के अंदर क्या होते हैं? नाभिक के अंदर दोस्तों दो चीजें होती है, प्रोटॉन होते हैं और प्रोटॉनों के साथ में न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों नाभिक के अंदर पाए जाते हैं। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो है वो नाभिक के अंदर पाए जाते हैं। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर पाए जाते हैं। अब जो अगला जो हमारा डिस्कशन है वो ये रहेगा कि अरे सर ठीक है, हमें पता चल गया 3 उपपरमाणविक कण है, तो इनका क्या द्रव्यमान सबका समान होता है? कौन भारी होता है, कौन हल्का होता है? इसके बारे में हम लोग अभी जिक्र करने वाले हैं कि इन तीनों उपपरमाणविक कणों में कौन भारी, कौन हल्का, या किस किसका क्या क्या द्रव्यमान रहता है, ये चीज हम लोग करने वाले हैं। किस किसका क्या क्या द्रव्यमान रहता है, ये चीज जो है वो हम लोग करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग आगे वाला जो है, आगे वाली स्लाइड में हम लोग ये बात डिस्कस करने वाले हैं कि परमाणु में जो उपपरमाणविक कण है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, उनका द्रव्यमान क्या क्या होता है, उनका द्रव्यमान जो है वो बेटा क्या क्या होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में। वो जो मैंने टेबल बना रखी है वो टेबल मैं इधर भी लिखूंगा, मैं सारी चीजें यहाँ लिखूंगा ताकि आप लोग जो है अपने नोट्स जो है वो बहुत बढ़िया से बना सको। ताकि मैं यहाँ जितना लिखूंगा उतना समय आपको भी लिखने में रहेगा। प्यारे बच्चों, कोशिश करना है जो चीज मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ वो चीजें साथ साथ में नोट डाउन करनी है आपको। सुनते रहना, साथ साथ में पेन चलता रहना चाहिए। अगर कोई चीज छूट जाए तो आप बाद में टीचर स्लाइड से आप उन चीजों को नोट डाउन कर सकते हो। तो इलेक्ट्रॉन है, अब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान द्रव्यमान जो है बेटा वो किलोग्राम में भी मेजर कर सकते हैं हम लोग, और द्रव्यमान की इकाई जो है ग्राम भी, द्रव्यमान की इकाई ग्राम है। जैसे आप बोल सकते हो तुम्हारा जो बॉडी वेट है वो 50 किलो है, तुम्हारा वजन 50 किलो है, आप ये भी बोल सकते हो तुम्हारा वजन जो है 50,000 ग्राम है। तो आप ये भी बोल सकते हो तुम्हारा वजन आधा क्विंटल है। अलग अलग इकाई में वजन जो है आप बोल सकते हो। तो दोस्तों, इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो है किलोग्राम में 9.1 इंटू 10 की घात -31 किलोग्राम होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो है 9.1 इंटू 10 की घात -31 किलोग्राम होता है। 9.1 इंटू 10 की घात -31 किलोग्राम होता है। 9.1 इंटू 10 की घात -31 किलोग्राम। अब बेटा, अब हम लोग बात करते हैं ग्राम में द्रव्यमान कितना होगा। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो आप इसको 1000 से गुणा करोगे, यानी 9.1 इंटू 10 की घात -31 इंटू 1000 ग्राम। 1000 बेटा 10 की घात 3 हो जाएगा, 10 की घात 3 हो जाएगा। 1000 को मैं 10 की घात 3 लिख दूं, बिल्कुल लिख सकते हैं 10 की घात 3। अब बेटा 10 की घात 3 और 10 की घात -31, -31 में 3 जोड़ेंगे, -31 प्लस 3 जो है वो हो जाएगा 10 की घात -28। तो प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो है ग्राम में 10 की घात -28 ग्राम होता है। अब दूसरा कण आता है प्रोटॉन का। प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है वो दोस्तों, प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है वो बेटा, प्रोटॉन कहां पाया जाता है? नाभिक में पाया जाता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 इंटू 10 की घात -27 किलोग्राम होता है। किलोग्राम में 10 की घात -27 होता है। ग्राम में कितना होगा? ये होगा 1.67 इंटू 10 की घात -27 इंटू 10 की घात 3 ग्राम। 10 की घात 3 ग्राम, क्योंकि किलोग्राम को हम लोग 1000 ग्राम मानते हैं। तो अब बच्चों क्या हो जाएगा? 10 की घात -3, 10 की घात 3 और 10 की घात -27 कितना हो जाएगा? -27 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 की घात -24, 10 की घात -24 ग्राम हो जाएगा।
10 की घात माइनस 24 जो है ग्राम हो जाएगा। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान दोस्तों कितना होता है? न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग इतना ही होता है, प्रोटॉन जितना ही, थोड़ा सा न्यूट्रॉन का ज्यादा होता है, थोड़ा सा न्यूट्रॉन का ज्यादा होता है, 1.678 होता है, बट हम लोग ये मान के लगभग जो है इतना ही है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.67 इंटू 10 की घात माइनस 27 किलोग्राम है। और प्यारे बच्चों ये भी क्या हो जाएगा? 1.67 इंटू 10 की घात माइनस 27 इंटू 1000, 27 इंटू 1000 ग्राम हो जाएगा। मैं लेफ्ट हैंड से इतनी अच्छी हैंडराइटिंग से लिख नहीं पा रहा हूँ। 10 की घात माइनस 27 इंटू 1000 हो जाएगा। 1000 को बेटा क्या लिख सकते हो? 1000 को लिख सकते हो 10 की घात 3, 1000 को लिख सकते हो 10 की घात 3, 10 की घात 3 और 10 की घात माइनस 27 कितना हो जाएगा? माइनस 27 में अगर 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 की घात माइनस 24 हो जाएगा। 10 की घात माइनस 27 और 3 जो है वो 10 की घात माइनस 24 हो जाएगा, है ना? माइनस 27 और 3 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। तो भैया ये अपना हो गया 10 की घात माइनस 24 ग्राम, 10 की घात माइनस 24 ग्राम। क्लियर है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन ये उप परमाणु कण है, तीनों का द्रव्यमान हम लोगों को याद करना है। अब तुम लोग बोलोगे याद क्यों करना है? भैया ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज है, इनको तो याद करना है। जैसा मेरा नाम मनीष है, आपको याद करना पड़ेगा, इस टीचर का नाम मनीष है, वैसे ही आपको प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान याद करना होगा। तो दोस्तों यहां तक डन है मामला। यहां तक ग्राम में भी, कुछ लोगों को ग्राम में पहले याद करना है, आप किलोग्राम में याद करो, ग्राम में याद करो, दोनों ही अपने को काम आने वाला है। अब मैं आप लोगों से एक बात पूछूं कि इन तीनों में सबसे हल्का कण कौन सा है? इन तीनों उप परमाणु कणों में आपके हिसाब से हल्का कण कितना है? आपके हिसाब से सबसे हल्का कण कितना है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन में आपके हिसाब से सबसे हल्का कण जो है वो कितना है? सबसे हल्का कण कितना है? कौन सा वाला है? सबसे हल्का कण जो है वो कौन सा है? सबसे हल्का कण जो है वो कौन सा है? तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इस किलोग्राम वाली इकाई को आपस में तुलना करो, आपके हिसाब से सबसे हल्का, सबसे कम किसका मान है? द्रव्यमान में सबसे कम किसका मान है? तो मैं बोलूंगा द्रव्यमान में इलेक्ट्रॉन का सबसे कम मान है। तो तुम लोग बोलोगे अरे सर ये तो 31 है, इसका कम कैसे होगा? ये 27 है, 27 बेटा 10 की घात माइनस में, 10 की घात माइनस में, तो ये वाली संख्या बड़ी होगी, ये वाली संख्या बड़ी होगी, सॉरी ये वाली संख्या छोटी होगी, ये वाली संख्या जो है छोटी होगी। इन तीनों में सबसे हल्का कण जो है इलेक्ट्रॉन है। तो अगला जो सवाल है कौन सा उप परमाणु कण सबसे हल्का है, तो मैं उसका आंसर दूंगा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है सबसे हल्का कण है, इलेक्ट्रॉन जो है सबसे हल्का कण। अच्छा तुम लोग बोलोगे सर कितना हल्का है? तो आगे मैं बताने वाला हूं आपको कितना हल्का है, बहुत हल्का है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तुलना में बहुत ज्यादा हल्का है। जितना आपका वजन और एक हाथी के वजन में फर्क है ना, उतना ही वजन एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में है। प्रोटॉन हाथी जैसा है, इलेक्ट्रॉन तुम्हारी जैसा है। तो हाथी का वजन हमसे बहुत ज्यादा होता है, एलिफेंट। ठीक है, तो अगला जो सवाल है वो ये है कि इनमें से प्रोटॉन के द्रव्यमान व इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान, प्रोटॉन के द्रव्यमान व इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात ज्ञात करो। इससे आपको पता चल जाएगा कितना हल्का है। प्रोटॉन का द्रव्यमान और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अपने को अनुपात निकालना है। प्रोटॉन द्रव्यमान को क्या बोलते हैं? एम बोलते हैं, एमपी लिख दूं प्रोटॉन का द्रव्यमान, और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को एमई लिख देता हूं। इनका अनुपात निकालता हूं। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना है? 1.67 इंटू 10 की घात माइनस 27 किलोग्राम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है? 9.1 इंटू 10 की घात माइनस 31 किलोग्राम। दोनों को किलोग्राम किलोग्राम में, जब भी कोई दो चीजों को तुलना करनी है तो दोनों के द्रव्यमान की इकाइयां जो समान होनी चाहिए। तुम्हारा वजन 50 किलो है, तुम्हारे छोटे भाई का वजन 25 किलो है, तो 50 और 25 को तुलना करेंगे तो आप बोलोगे मैं दुगना उससे वजन। अगर तुम्हारा वजन 50 किलो है, छोटे भाई का वजन 25 किलो है, और 25 किलो को मैंने बोल दिया 25,000 ग्राम है, तो दोनों को तुलना करने में लोगों को लगेगा 25,000 ज्यादा है। कोई बोलते तुम्हारे छोटे भाई का वजन 25,000 ग्राम है और तुम्हारा 50 किलो है, कौन बड़ा है? तो तुम्हारा दिमाग थोड़ा सही लगेगा, 25,000 बड़ा दिख रहा है, बट आपको दोनों समान इकाइयों में तुलना करोगे तो उसका 25 किलो, तुम्हारा 50 किलो, आप बोलोगे तुम दुगने हो, उसका 25,000 ग्राम, तुम्हारा 50,000 ग्राम, तो आप बोलोगे हमारा वजन दुगना है छोटे वाले भाई से। ठीक है, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात हम लोगों ने इसलिए समान इकाई में रखा है। अब बेटा अगर मैं इसको आगे करता हूं तो 1.67 इंटू 10 की घात माइनस 27 और 10 की घात माइनस 31 को ऊपर ले जाता हूं तो 10 की घात 31, ठीक है, किलोग्राम से किलोग्राम कट गया बटा 9.1। अब दोस्तों 1.67 इंटू 10 की घात माइनस 27 और 10 की घात 3 कितना हो जाएगा? माइनस 27 है, 10 की घात 31 प्लस का, क्योंकि ऊपर चला गया 31 में माइनस 27 अगर हम लोग जोड़ेंगे या 31 से 27 अगर हम लोग घटाएंगे तो ये आएगा 4, तो इंटू 10 की घात 4 बटा 9.1। अब बेटा ये जो ना वो लगभग 1836 बोलते हैं, कभी-कभी कुछ किताबें 1837 बोलते हैं, तो अगर आप एग्जैक्ट वैल्यूज कैलकुलेट करोगे तो 1837 या 36 बोल सकता हूं, 1837 या 1836 आता है। अब तुम्हारा तुम बोलोगे सर सही कौन सा है? तो आपके ऑप्शंस, अगर ऐसा कोई सवाल आ गया तो आपके ऑप्शंस बिल्कुल ऐसा नहीं रहेंगे एक 1836 और एक 1837 है, वो कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है, तो लगभग 1800 से ऊपर। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान बटा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। दोस्तों इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि प्रोटॉन 1837 गुना भारी है इलेक्ट्रॉन से। प्रोटॉन 1800, आप ऐसे भी बोल सकता हूं प्रोटॉन का द्रव्यमान, एम का मतलब होता है मास, मास का मतलब होता है द्रव्यमान। प्रोटॉन का द्रव्यमान जो है वो 1837 इंटू इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होगा, 1837 इंटू इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होने वाला है, 1837 इंटू इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होने वाला है। प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है वो 1837 इंटू इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होने वाला है। अब कोई बोले सर न्यूट्रॉन का द्रव्यमान और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का रिश्ता होगा? भाई न्यूट्रॉन का द्रव्यमान तो लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर है, जो प्रोटॉन जितना भारी है उतना न्यूट्रॉन भारी है, तो मैं ये भी बोल सकता हूं न्यूट्रॉन से भी 1837 गुना इलेक्ट्रॉन से 1837 गुना प्रोटॉन भारी है। आपने देखा सब्जी वाली तुला, तो एक तुला में इधर प्रोटॉन रखेंगे तो 1837 इलेक्ट्रॉन इधर चढ़ाएंगे तब जाके बराबर होगा। जैसे बोलते हैं 1 किलो का वजन इधर रखते हैं, टमाटर रखते हैं 10 तब जाके बराबर होता है। तो किसका द्रव्यमान ज्यादा? 1 किलो ज्यादा 1 टमाटर से, तो क्योंकि ज्यादा टमाटर चढ़ रहे हैं तो वैसे एक प्रोटॉन की साइड में 1837 इलेक्ट्रॉन चढ़ने वाले। अब दोस्तों अब आप लोगों को लगेगा कि अरे सर इसका मतलब, तो अब देखो, अब अगर कोई मेरे को ये बोलता है, अब अगर ये वाला सवाल आपने कर लिया, अब अगर मेरे को कोई ये बोलता है कि सर इसका अगर मैं एक परमाणु का परमाणु भार के बारे में बात करूं, है ना, एक अब देखो यार एक और बात हम लोग यहाँ डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि ये पता चल गया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों भारी कण है और इलेक्ट्रॉन हल्का है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन को मैं अभी आगे की बात बता देता हूं, इसीलिए इलेक्ट्रॉन को द्रव्यमान संख्या में कंसीडर नहीं करते हैं। आपने सुना होगा कुछ, मैं पढ़ाऊंगा अभी, आपने देखा भी होगा, द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। द्रव्यमान संख्या में इलेक्ट्रॉन को भाग नहीं दिया जाता, इतना हल्का है तो उसको भूल जाते हैं लोग, इतना हल्का है कि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन को हम लोग भूल जाते हैं, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना नगण्य मान लेते हैं। तुम खुद सोचो, दो हाथी चढ़ रहे हैं एक ट्रक में और उसके ऊपर कुत्ता को चढ़ा दिया, तो आप ये थोड़ी बोलो अरे भार बहुत हो गया, कुत्ता तो मान लो कुत्ता ट्रक से कूद भी गया, तब ट्रक को ऐसा थोड़ी है कि ट्रक को पता चलेगा यार मैं तो बहुत पहले दो हाथी हैं, एक हाथी मान लो, हाथी को मान लेते हैं प्रोटॉन, एक गेंडा लेते हैं, गेंडा को मान लेते हैं न्यूट्रॉन, और एक कुत्ता इलेक्ट्रॉन। ट्रक चल रहा है, ठीक है, जैसे ही मान लो कुत्ता कूद गया ट्रक से, तो तुम लोग ऐसे थोड़ी ट्रक को ड्राइवर बोलोगे अरे यार अब तो बहुत हल्का है, अब तो ट्रक बहुत हल्का है, ऐसा नहीं लगेगा। कुत्ता चाहे एक कूदे या कुत्ता एक और कुत्ता आ जाए उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि कुत्ता हल्का है, हाथी गेंडा भारी है, हाथी गेंडा जो है वो भारी। ठीक है दोस्तों, अब मैं आप लोगों को एक आगे मैं आपको बताने वाला हूं एक परमाणु का जो भार है वो कितना हुआ। अब एक परमाणु के भार से पहले मेरे को एक बात बताओ, द्रव्यमान की इकाइयां कैसे कैसे डिस्कवर हुई होगी, कैसे कैसे डिस्कवर हुई होगी।
डिस्कवर मतलब पहले द्रव्यमान की इकाई आप बहुत पहले टाइम पे ऐसा होता था कि एक एक तुम्हारे गांव में जो वजन लोग जो अनाज बेचते थे तो उनके पास में किलोग्राम जैसा ऐसा कुछ था नहीं इकाइयां, तो लोग क्या करते थे पत्थर से मापते थे। मान लो कि कोई गांव में किसी कोई अनाज देने वाला आदमी है, तो वो एक उसने एक पत्थर बड़ा सा पत्थर रखा हुआ है, एक पत्थर के बराबर अगर आप गेहूं खरीदोगे तो आपको मान लो 5 रुपए देने पड़ेंगे, बहुत पुराने टाइम की बात कर रहा हूं। 2 पत्थर के बराबर गेहूं खरीदोगे तो आपको 10 रुपए देने पड़ेंगे, तो ऐसे पत्थरों से तोलते थे। ठीक है, फिर लोगों को लगा यार ये पत्थर वत्थर वाला झंझट छोड़ते हैं, कोई सही इकाई पे चलते हैं द्रव्यमान की, जो पूरे देश में क्या पूरे दुनिया में सेम द्रव्यमान की इकाई हो। तो लोग आए किलोग्राम पर, 1 किलो 2 किलो 3 किलो, कोई वजन माप रहे हैं तो किलोग्राम पे माप रहे हैं, ताकि किसी को भी ये क्या बोलते हैं कम ज्यादा नहीं हो। जैसे मान लो यहाँ मैंने 50 किलो गेहूं खरीदा, यहाँ से जाके मैंने अगर मान लो अफगानिस्तान में उस गेहूं को बेच दिया तो वहां भी 50 किलो ही होगा वो। अब कल को आप पत्थर से तोल के गए, मान लो 5 पत्थर के बराबर गेहूं लेके गए, मान लो तुम व्यापार कर रहे हो है ना, अपने ऊंट पे डाल के 5 पत्थरों के बराबर गेहूं बोरी में डाल के लेके गए, अफगानिस्तान वालों को जाके बोला 5 पत्थर गेहूं, वो बोले कौन से पत्थर की बात कर रहा है भाई, कौन से पत्थर की बात हो रही है। तो अगर किलोग्राम है तो उनके पास में किलोग्राम होगा, हमारे पास में किलोग्राम होगा, तो बढ़िया से व्यापार चल रहा है, लोगों को कंफ्यूजन नहीं आ रहा। ठीक है, अब तुम लोगों को लगेगा सर किलोग्राम से ग्राम कैसे आया होगा। तो लोग मान लो पुराने टाइम में लोग प्याज खरीद रहे हैं, 2 किलो प्याज खरीद लिया, 4 किलो आलू खरीद लिया, खुद का वजन माप लिया है ना, किसी का भी वजन माप लिया, सब्जी खरीद रहे हैं, सारी चीजें लेन देन हो रहा है। अब लोगों को मान लो किसी को सोना खरीदना है, सोना तो 1 किलोग्राम सोना तो नहीं लेंगे हम लोग। तुमने कितने ऐसा कभी सुना है तुमने मम्मी बोल रही है कि बेटा काम कर दुकान से 2 किलो सोना ले आना आते वक्त, ऐसा कभी नहीं सुना आपने। ये जरूर सुना हुआ 1 किलो प्याज लेना, 2 किलो प्याज लेना, 1.5 किलो प्याज लेना, बट सोने के बारे में हम लोग नहीं सुनते। नहीं अगर मैं बोलूं चांदी के बारे में ऐसा कुछ नहीं सुनते, नहीं हम लोग क्या बोलते हैं हीरे के बारे में सुनते हैं कि बेटा एक काम करो, भैया की शादी हो रही है, भाभी जी के लिए 1 किलो हीरा ले आना, हीरा डायमंड है ना। तो ऐसा मेरे को नहीं लगता तुम में से इतना कोई अमीर होगा, हमारे घर में तो ऐसा कभी मैंने नहीं सुना कि बेटा काम करो 2 किलो हीरा ले आना आते वक्त बाजार से, है ना। अगर ऐसा होता तो मैं शायद पढ़ाता भी नहीं, इतना अमीर होता मैं क्यों ये उपपरमाणुकरण ये सब क्यों करता है कि नहीं, और मैं शायद आईआईटी भी नहीं जाता, इतना अमीर होता मैं इतना क्यों मेहनत करता। 1 किलो हीरा भी मिल जाता मैं अभी इस लेक्चर में भाग जाऊंगा बीच में। चलो ये जो कर रहा हूं बहुत सारे जो करने वाला हूं, आप लोग ऐसे हा झूठे हैं हंसते हैं कमेंट्स में, यार सर बहुत बढ़िया जोक था, बहुत अच्छा लगा है ना, हा हम तो लो लाफिंग आउट लाउड है ना, लो लिखते हैं ना LOL, तो वैसे कुछ लिखते रहना क्या सर क्या बात है कपिल शर्मा आपके सामने फेल हो गया, आपके जोक्स तो बहुत अच्छे। तो अब जब हम लोग गोल्ड और डायमंड खरीदते हैं तो उसमें हम लोग किलो में चीजें नहीं खरीदते हैं, छोटे छोटे गोल्ड खरीदते हैं, इतना सा गोल्ड इतना सा गोल्ड इतना सा डायमंड, ये चीजें लेन देन करते हैं। तो लोगों को लगा यार किलोग्राम तो बहुत भारी इकाई हो गई, तो लोगों ने क्या किया 1 किलोग्राम के एक टुकड़े को, मान लो इतना बड़ा 1 किलोग्राम का धातु का टुकड़ा है, उसके 1000 टुकड़े कर दिए, उसके 1000 टुकड़े कर दिए, 1000 टुकड़े, और बोल दिया 1000 टुकड़े। तो लोग बोलते 1 किलोग्राम जो है वो 1000 ग्राम के बराबर है। अब तुम सोना लेने जा रहे हो, मान लो 10 ग्राम सोना लेना है, तो आपने वो 10 टुकड़े ले लिए, 10 ग्राम का वजन ले लिया, तो अब ग्राम में इकाई होगी, लोग बढ़िया तरीके से सोने का लेन देन करने लगे, 5 ग्राम 10 ग्राम 15 ग्राम 20 ग्राम, कोई दिक्कत नहीं हो रही उनको। अब ग्राम में चल रहा है मामला, ग्राम चल रहा है, सब कुछ स्मूथ, गोल्ड खरीद सकते हो, डायमंड खरीद सकते हो। अब बात आती है दोस्तों प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की। अगर मैं प्रोटॉन का द्रव्यमान लिखता हूं 1.67 × 10⁻24 ग्राम, ग्राम में इतना लिखता हूं, इसका मतलब पता है क्या, इसका मतलब है 0.0000 बहुत सारे 0 फिर 167 ग्राम। अब कोई बोले यार ये तो बहुत कम द्रव्यमान है, 1 ग्राम से तो बहुत कम है, बहुत ही कम है, बहुत सारे जीरो लगे हुए हैं, 0.000000 ऐसे आगे 167 आएगा। तो अब लोगों को लगा यार प्रोटॉन का द्रव्यमान तो ग्राम में बहुत ही कम आ रहा है, यानी प्रोटॉन का द्रव्यमान इतना कम है कि उसके लिए ग्राम वाली इकाई में मेजर करने में बहुत दिक्कत आ रही है। तो लोगों को लगा कि एक नया इकाई डिस्कवर करते हैं, एक नई द्रव्यमान की नई इकाई की जरूरत है। जब हम लोग जैसे किलोग्राम से ग्राम में आए, वैसे क्योंकि दिक्कत हो रही थी, सोना चांदी नहीं खरीद पा रहे थे, तो वैसे ही ग्राम से भी कोई छोटी इकाई डिस्कवर करते हैं, कोई छोटी इकाई लाते हैं, छोटी इकाई डिस्कवर करते हैं। तो अगला जो था कि क्या हमें द्रव्यमान की नई इकाई की आवश्यकता है, तो लोगों ने बोला यस। कारण क्या है कि परमाणु के अंदर जो कण है वो बहुत छोटे हैं, ग्राम में उनका द्रव्यमान मापने में बहुत दिक्कत हो रही है। तो लोगों ने ऐसे बोला कि प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है वो 1.67 × 10⁻27 ग्राम है, इसको बोल दिया, इस पूरे द्रव्यमान को, प्रोटॉन के द्रव्यमान को 1 AMU बोल दिया, प्रोटॉन के द्रव्यमान को 1 AMU बोल दिया। AMU का मतलब है एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक का मतलब है परमाणविक मास का मतलब है द्रव्यमान, परमाणविक द्रव्यमान इकाई, परमाणविक द्रव्यमान इकाई। एटॉमिक का मतलब है, एटॉमिक मास यूनिट का मतलब है परमाणविक द्रव्यमान इकाई, परमाणविक द्रव्यमान इकाई, परमाणविक द्रव्यमान इकाई, एटॉमिक मास यूनिट मतलब परमाणविक द्रव्यमान इकाई। एक प्रोटॉन का द्रव्यमान 1 AMU के बराबर बोल दिया कि जो भी प्रोटॉन का द्रव्यमान है वो 1 AMU के बराबर होगा। अब लोगों को लगा यार अब ठीक काम चल रहा है, प्रोटॉन का द्रव्यमान है वो 1 AMU में बोलना बहुत अच्छा लग रहा है, 1 AMU प्रोटॉन का द्रव्यमान। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान भी वो लगभग 1 AMU, क्योंकि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान NUETRO न्यूट्रॉन होता है, तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान भी लगभग इतना ही 1.67 × 10⁻24 ग्राम, इसको भी 1 AMU बोल दिया। अब देखो कोई तुम लोगों को बोले प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 × 10⁻24 ग्राम है, कोई दूसरा बंदा बोले 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम है, और तीसरा बंदा बोले प्रोटॉन का द्रव्यमान 1 AMU है, तो तीनों आदमी सही है, पर 1 AMU बोलने वाले में बोलने में आसानी हो रही है, बहुत कूल लग रहा है, बहुत कूल लग रहा है। 1 AMU प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना, 1 AMU आसान हो रहा है, एकदम आसान हो रही है। कोई बोले 1 AMU का मतलब क्या होता है भाई, इतने ग्राम होता है, 1 AMU का मतलब 1.67 × 10⁻24 ग्राम होता है, बट AMU में बोलना आसान लगता है। अब एक स्टेटमेंट लिखो, एक कथन लिखो, प्रोटॉन का द्रव्यमान ग्राम में भी माप सकते हैं, किलोग्राम में भी माप सकते हैं, प्रोटॉन का द्रव्यमान ग्राम में भी माप सकते हैं, किलोग्राम में भी माप सकते हैं, पर तथा किलोग्राम में भी माप सकते हैं, तथा AMU में भी माप सकते हैं, तथा AMU में भी माप सकते हैं, तथा AMU में भी माप सकते हैं। अब अगला स्टेटमेंट, AMU में मापने में कूल लगता है, कूल मतलब ठंडा नहीं लगता है, सर गर्मी में AMU में मापने ठंडा लगेगा, नहीं कूल मतलब वो वाला कूल, इंस्टाग्राम वाला कूल कि अरे यार ये तो एक्टर बन चुका है, वैसा वाला कूल, इंस्टाग्राम रील वाला कूल। रील बनाते हो तुम लोग, सर मेरे रील्स पे इतने लाइक्स आ गए हैं, सर मैं अब तो एक्ट्रेस बन चुकी हूं, अब डॉक्टर बन के क्या करूंगी, ऐसा होता है क्या तुम्हारे दिमाग में, ऐसा आता है क्या। चलिए तो अगला स्टेटमेंट ये है कि प्रोटॉन, हाँ अगला स्टेटमेंट ये है AMU एक द्रव्यमान की इकाई है, AMU एक द्रव्यमान की इकाई है, तथा 1 AMU होता है 1.67 × 10⁻24 ग्राम के बराबर, 1 AMU जो है वो 1.67 × 10⁻24 ग्राम के बराबर होता है। अब हम लोगों ने द्रव्यमान की 1 AMU जो है 1.67 × 10⁻24 ग्राम के बराबर होता है। अब हम लोग आगे आते हैं परमाणु भार के बारे में, परमाणु भार के बारे में कि परमाणु भार क्या होता है। तो दोस्तों एक परमाणु का जो भार है, परमाणु भार जो है, आप बहुत सिंपल तरीके से ये बोल सकते हो कि एक परमाणु के अंदर जो चीजें होगी उनका भार याद कर लो तो परमाणु भार मिल जाएगा। जैसे अगर आपका स्कूल वाला बैग है और कोई बोले स्कूल वाले बैग का भार क्या होगा, तो आप बोलोगे सर उसमें किताबें हैं, कॉपियां हैं और पेन है, तो किताबों का वजन प्लस कॉपियों का वजन प्लस पेन का वजन, ये आ जाएगा पूरे बैग का भार। तो परमाणु भार का मतलब होगा परमाणु में प्रोटॉनों का भार, परमाणु में प्रोटॉनों का भार, प्रोटॉनों का भार प्लस परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का भार,
परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का भार प्लस परमाणु में न्यूट्रॉनों का भार। सॉरी, पहले मैं प्रोटॉन पहले लेता हूं, फिर न्यूट्रॉन बोलता हूं, फिर इलेक्ट्रॉन बोलूंगा। परमाणु में प्रोटॉनों का भार प्लस परमाणु में में इलेक्ट्रॉनों का भार प्लस परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का भार। परमाणु में प्रोटॉनों का भार प्लस परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का भार, ये होगा परमाणु भार। एक परमाणु भार का मतलब एक परमाणु का भार, परमाणु भार मतलब एक परमाणु का भार, एक परमाणु का भार। अब दोस्तों एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉनों का भार तो बहुत हल्का होता है। ये जब प्रोटॉनों का भार भारी होता है, न्यूट्रॉनों का भार भारी होता है, तो इलेक्ट्रॉनों के भार को आप जीरो की तरफ ले जा सकते हो। जैसे हाथी का भार, गेंडे का भार और कुत्ते का भार अगर आप जोड़ रहे हो तो कुत्ते के भार को एक बार के लिए नगण्य मान सकते हो। तो वैसे इसको हम लोग नगण्य मान लेते हैं। तो परमाणु जो भार है वो दोस्तों किसके बराबर हो जाएगा? परमाणु भार हो जाएगा प्रोटॉनों के कारण भार प्लस न्यूट्रॉनों के कारण भार, प्रोटॉनों के कारण भार प्लस न्यूट्रॉनों के कारण भार, प्रोटॉनों के कारण भार प्लस न्यूट्रॉनों के कारण भार। अब प्रोटॉनों के कारण और न्यूट्रॉनों के कारण भार को जोड़ना है परमाणु भार के लिए, ठीक है। अब दोस्तों एक बात बताओ कि एक परमाणु है, एक परमाणु में x प्रोटॉन है और y न्यूट्रॉन है। एक परमाणु का नाभिक है, हम इलेक्ट्रॉन को तो वैसे हम लोग भूल चुके, इलेक्ट्रॉन को तो वैसे भूल चुके हम लोग। नाभिक में मान लो x परमाणु है, x प्रोटॉन है और तथा y न्यूट्रॉन है। अगर एक नाभिक में x प्रोटॉन है तथा y न्यूट्रॉन है, तो दोस्तों परमाणु भार हो जाएगा प्रोटॉनों के कारण भार, परमाणु भार जो है वो हो जाएगा प्रोटॉनों के कारण भार। अब एक प्रोटॉन का द्रव्यमान mp मान लेता हूं मैं, mp। तो बेटा x प्रोटॉन है अगर मान लो किसी परमाणु में, तो x प्रोटॉन का भार होगा x गुना mp। अगर एक न्यूट्रॉन का भार m न्यू के बराबर है तो y न्यूट्रॉन का भार होगा y गुना m न्यूट्रॉन। मान लो एक परमाणु में दो प्रोटॉन है तो दो प्रोटॉनों का भार लिखूंगा, और दो न्यूट्रॉनों का भार। मान लो दो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन सामान्यतः बराबर होते हैं और हर केस में बराबर नहीं होते, तो मैं ऐसे लिखूंगा x गुना mp प्लस y गुना mu। x क्या है? प्रोटॉनों की संख्या, y क्या है? न्यूट्रॉनों की संख्या। mp क्या है? एक प्रोटॉन का द्रव्यमान, mu क्या है? एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। जैसे आपके बैग में 4 किताबें हैं तो 4 गुना एक किताब का भार प्लस 4 कॉपियां हैं तो 4 गुना एक कॉपी का भार, वैसे जोड़ रहे हैं हम लोग। अब बेटा इसमें mp और mu जो है, प्रोटॉन का द्रव्यमान और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जो है वो बराबर है ना, लगभग बराबर है। प्रोटॉन का द्रव्यमान और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जो है वो लगभग बराबर है। तो दोस्तों आप लिख सकते हो x गुना mp और इसको भी बेटा mu को भी x गुना mp लिखो ताकि कॉमन आ जाए, क्योंकि है तो दोनों बराबर ही। अब ये हो जाएगा बेटा, आगे फॉर्मूला हो जाएगा x प्लस y गुना mp, जहां परमाणु कोई भी परमाणु का भार जो है, परमाणु भार जो है ये हो जाएगा, परमाणु भार का फॉर्मूला ये हो जाएगा x प्लस y गुना mp। x है प्रोटॉनों की संख्या, y है न्यूट्रॉनों की संख्या और mp है एक प्रोटॉन का द्रव्यमान, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान। सही है, सिंपल गणित करें। आपको परमाणु भार का फॉर्मूला पता होगा, मैं फॉर्मूला भी बताऊंगा, आगे फॉर्मूले तक पहुंच जाएंगे हम लोग। तो परमाणु भार अभी के हिसाब से हमारा हो गया x प्लस y गुना mp। x प्रोटॉनों की संख्या, y न्यूट्रॉनों की संख्या और mp जो है वो एक प्रोटॉन का भार है। mp जो है वो बेटा एक प्रोटॉन का भार है, mp जो है वो बेटा एक प्रोटॉन का भार है, mp जो है वो एक प्रोटॉन का भार है, एक प्रोटॉन का भार है, एक प्रोटॉन का भार है, ठीक है। mp जो है एक प्रोटॉन का भार है। अब दोस्तों इसमें जो है ना mp का मान कितना होता है? एक प्रोटॉन का द्रव्यमान। दोस्तों चाहो तो एक प्रोटॉन का द्रव्यमान 1 AMU बोल दो, अथवा एक प्रोटॉन का द्रव्यमान आप ये भी बोल सकते हो 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम। अब मेरे को बताओ कौन सा सही है? तुम लोग, मैं बोलूंगा सही तो दोनों ही है, कौन सा लिखूं तो आसान रहेगा? बेटा 1 AMU लिख दूं तो आसान रहेगा। AMU है एटॉमिक मास यूनिट, परमाणुविक द्रव्यमान इकाई। तो अब मैं आगे बोल सकता हूं परमाणु भार जो है वो हो जाएगा x प्लस y गुना प्रोटॉन का द्रव्यमान रख दिया 1 AMU, या तो ये हो जाएगा, अथवा परमाणु भार जो है वो हो जाएगा x प्लस y गुना 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम, x प्लस y गुना 1.6 × 10⁻⁻24 ग्राम। अब आपको बिल्कुल ये लगेगा सर ये वाला फॉर्मूला और अच्छा लग रहा है, ये वाला फॉर्मूला ये लग रहा है, ये वाला फॉर्मूला ज्यादा कूल लग रहा है। तो परमाणु भार दोस्तों हो जाएगा x प्लस y AMU। x क्या है? प्रोटॉनों की संख्या, x क्या है? प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, और y क्या है? न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या। दोस्तों प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या को दोनों को क्या बोलते हैं? x प्लस y को बेटा द्रव्यमान संख्या बोला जाता है। द्रव्यमान संख्या का मतलब है प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग होता है। कोई भी परमाणु में द्रव्यमान संख्या का मतलब है प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग जो है वो होता है द्रव्यमान संख्या। तो अब मैं लिख सकता हूं x प्लस y को लिख सकता हूं द्रव्यमान संख्या इनटू AMU, एटॉमिक मास यूनिट, AMU एटॉमिक मास यूनिट। तो परमाणु भार जो है वो द्रव्यमान संख्या गुना AMU हो गया। परमाणु भार जो द्रव्यमान संख्या गुना AMU हो गया। अब बहुत छोटे-छोटे एग्जांपल्स लेंगे, बिल्कुल। अब आपको लगा वहां तक ये फॉर्मूला हमें पहले ही पता था, मैंने आप लोगों को ये भी बता दिया कि इस फॉर्मूले का डेरिवेशन कैसे होता है। इस फॉर्मूले का डेरिवेशन जो है वो किस प्रकार होता है, ये चीज भी हम लोगों ने डिस्कस कर ली, ये चीज भी हम लोगों ने डिस्कस कर ली है, ठीक है। अब छोटे-छोटे उदाहरण करते हैं। अब इसी फॉर्मूले से छोटे-छोटे उदाहरण करेंगे, एकदम सिंपल, एकदम चीजें क्लियर हो जाएगी। एक परमाणु, बहुत बेसिक, एक ऐसा सवाल लेता हूं, एक परमाणु में 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन है तो उसका परमाणु भार ज्ञात करो। तो उसका परमाणु भार ज्ञात करो। तो उसका परमाणु भार ज्ञात करो। तो दोस्तों परमाणु भार जो है, अपना आंसर जो है वो हो जाएगा, परमाणु भार होता है द्रव्यमान संख्या। इसमें द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? द्रव्यमान संख्या क्या होती है? द्रव्यमान संख्या जो है वो हो जाएगी बेटा प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो द्रव्यमान संख्या हो जाएगी 2 + 2 4 है, 2 प्रोटॉन देखा है, 2 न्यूट्रॉन देखा है। इलेक्ट्रॉन के बारे में दिया नहीं, हमें वैसे इलेक्ट्रॉन का झंझट नहीं पालना, इलेक्ट्रॉन तो द्रव्यमान में आता ही नहीं है, बहुत हल्का होता है, फॉर्मूले में भी नहीं आता। तो इसका जो हल हो जाएगा, परमाणु भार जो है
ये हो जाएगा द्रव्यमान संख्या इंटू एएमयू। एएमयू बोलना बहुत बहुत जरूरी है, इकाई पता होना चाहिए। द्रव्यमान संख्या इंटू एएमयू। तो प्यारे बच्चों, द्रव्यमान संख्या 4, तो उस प्रोटॉन का उस परमाणु का द्रव्यमान होगा 4 एएमयू। उस प्रोटॉन का द्रव्यमान होगा 4 एएमयू, सॉरी उस परमाणु का द्रव्यमान होगा 4 एएमयू। अब कोई तुम लोगों से ये बोल दे इस परमाणु का द्रव्यमान ग्राम में कितना होगा। इसी सवाल को आगे एक्सटेंड कर देता हूं। इस परमाणु का द्रव्यमान ग्राम में कितना होगा। परमाणु का द्रव्यमान ग्राम में कितना होगा। इस परमाणु का द्रव्यमान ग्राम में कितना होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर भाई परमाणु का द्रव्यमान जो इस परमाणु का भार है वो 4 एएमयू है। हम लोगों को 4 एएमयू मिला है। अब बेटा कोई मेरे को बोल दे ग्राम में बताओ, परमाणु भार बराबर 4 एएमयू। कोई बोल दे ग्राम में बताओ, तो दोस्त ये इकाई क्या एएमयू है। एएमयू को ग्राम में परिवर्तन कर दे, अपने आप तेरा ग्राम में आ जाएगा। अब आपको पता है कि सर एक एएमयू जो है वो होता है 1.67 इंटू 10 की घात -24 ग्राम। 1.67 इंटू 10 की घात -24 ग्राम है। तो 4 एएमयू 4 गुना इस एएमयू को ग्राम में परिवर्तन करने के लिए इतने ग्राम लिखना पड़ेगा। ये संख्या फिर ग्राम एक एएमयू को हटाने के लिए, तो इस एएमयू को हटाने के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा 1.67 इंटू 10 की घात -24 ग्राम। अब आप चाहो तो आगे गुणा कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर मेरा बोलने का मतलब ये है कि हम लोग परमाणु भार एएमयू में भी ज्ञात कर सकते हैं, हम लोग परमाणु भार ग्राम में भी ज्ञात कर सकते हैं। एएमयू में हमने ज्यादा देखा है, कारण ये है कि एएमयू में लिखना आसान है, बोलना आसान है, इसमें बोलना थोड़ा सा अजीब है, इसीलिए ये ज्यादा चलता है। समय बचाने के लिए और भाषा का लेन देन में आसानी करने के लिए हम लोग जो परमाणु भार है वो हमेशा एएमयू में रखते हैं। अब अगर आप लोगों को मैं बोल दूं कि यार द्रव्यमान संख्या अगर मैं दे दूं तो क्या हर परमाणु का भार बता देगा एएमयू में। कोई बोले द्रव्यमान संख्या 10 है तो बोले उस परमाणु का भार 10 एएमयू है। कोई बोले परमाणु में द्रव्यमान संख्या 15 है तो 15 एएमयू। कोई बोले किसी एक परमाणु में द्रव्यमान संख्या 20 है तो आप बोल दोगे 20 एएमयू। तो अब आप परमाणु भार जो है द्रव्यमान संख्या किसी भी तत्व में पता है तो आप परमाणु भार एएमयू में जल्दी जल्दी बोल सकते हो। परमाणु भार जो है एएमयू में बहुत जल्दी बोल सकते हो, है ना। सही है, सही बात है। अब मैं कुछ परमाणु का परमाणु भार जो है आप लोगों को बताने वाला हूं। हाइड्रोजन को ऐसे दर्शाते हैं 1h1, हीलियम को ऐसे दर्शाते हैं 2He4, लिथियम को ऐसे दर्शाते हैं 3Li7, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, इन सबका जो परमाणु भार, इसका परमाणु भार बेटा ये द्रव्यमान संख्या होती है ऊपर वाली, तो इसका परमाणु भार 1 एएमयू होता है हाइड्रोजन का। हीलियम की द्रव्यमान संख्या 4 है तो परमाणु भार 4 एएमयू होता है। लिथियम की द्रव्यमान संख्या 7 है तो परमाणु भार 7 एएमयू होता है। जैसे तत्व को इस प्रकार निरूपित करते हैं तो ऊपर वाली जो चीज है वो द्रव्यमान संख्या होती है। ऊपर वाली फ्लोरीन का द्रव्यमान कितना होगा 9F19, कितना द्रव्यमान संख्या है 19, तो फ्लोरीन का द्रव्यमान होगा 19 एएमयू। सल्फर को ऐसे लिखते हैं बेटा 16 32, 16 सल्फर 32, 16S32, 16S32, तो बेटा इसका द्रव्यमान 32 एएमयू होगा, 32 एएमयू का ये परमाणु भार है। ये क्या, ये परमाणु भार है। कोई बोले सर नीचे वाली संख्या क्या होती है, ये होती है बेटा परमाणु क्रमांक। नीचे वाली संख्या बेटा होती है परमाणु क्रमांक, ये होती है परमाणु क्रमांक। ये भी परमाणु क्रमांक है, ये भी परमाणु क्रमांक है। फ्लोरीन 90 नंबर पर था ना तो वो परमाणु क्रमांक होता है उसका 9। हाइड्रोजन, हीलियम, हीलियम का परमाणु क्रमांक 2, लिथियम का 3, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम का 4, बोरॉन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8 और फ्लोरीन का 9, नियोन का 10। ये परमाणु क्रमांक के हिसाब से बोलते हो। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन जो भी आप सीरीज आपको याद होगा 1 से 30 तक सभी तत्व सभी बच्चों को याद होगा। 1 से 30 सभी के परमाणु क्रमांक आप सभी को याद होगा। परमाणु क्रमांक होता है वो, द्रव्यमान संख्या अलग होती है। द्रव्यमान संख्या होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो आपको 1 से 30 तक परमाणु क्रमांक तो वैसे तत्व हो जाएंगे परमाणु क्रमांक तथा द्रव्यमान संख्या, परमाणु क्रमांक तथा द्रव्यमान संख्या याद करना है। कहां से मिलेगा भैया, कहीं से भी मिल जाएगा, 11th की किताब से मिल जाएगा, 11th बुक से आपको मिल जाएगा। 1 से 30 तक आपको परमाणु क्रमांक के साथ में द्रव्यमान संख्या भी याद करनी है। परमाणु भार तभी निकाल पाओगे जब द्रव्यमान संख्या होगी, परमाणु भार तभी निकाल पाओगे जब द्रव्यमान संख्या होगी। 1 से 30 के अलावा आपको एक और होमवर्क देता हूं, Ag का, बेरिलियम, Ba का, Hg का, इनका भी परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या याद करना है। ये भी बहुत सारे यौगिक बनाते हैं, ये भी हमें काम आने वाले हैं, ये भी हमें बहुत काम आने वाले। ये 3 तत्व अलग है। 1 से 30 तक तो भैया याद करनी पड़ेंगे, साथ में द्रव्यमान संख्या भी याद करनी पड़ेगी। द्रव्यमान संख्या नॉर्मली परमाणु क्रमांक का डबल होती है, हीलियम के लिए डबल होती है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, द्रव्यमान संख्या 12 होती है, सल्फर का, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, द्रव्यमान संख्या 16 होती है, नियोन का परमाणु क्रमांक 10 होता है, द्रव्यमान संख्या 20 होती है, फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 होता है और द्रव्यमान संख्या 19 होती है। 9 का डबल तो 18 होती है, 19 होती है। इसका कारण ये है कि कभी-कभी प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर नहीं होती। द्रव्यमान संख्या में प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या जोड़ी जाती है। द्रव्यमान संख्या में प्रोटॉनों की संख्या तथा न्यूट्रॉनों की संख्या जोड़ी जाती है। ठीक है, मैं परमाणु संरचना में और इन चीजों के बारे में बताऊंगा। परमाणु क्रमांक की एक्चुअल डेफिनेशन होती है प्रोटॉनों की संख्या के बराबर। ये मैं परमाणु संरचना में ये चीज मैं आप लोगों को बिल्कुल अलग से सिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो परमाणु भार आप कुछ लगभग जो है परमाणु भार आपको पता चल गया भैया, द्रव्यमान संख्या याद करनी है। हर परमाणु का भार जो है वो आप लोग बहुत आसानी से बता सकते हो द्रव्यमान संख्या के हिसाब से। सोडियम की द्रव्यमान संख्या 23 होती है तो उसका परमाणु भार 23 एएमयू होता है। मैग्नीशियम की द्रव्यमान संख्या 24 होती है तो उसका परमाणु भार 24 एएमयू। एल्यूमिनियम का 27 तो 27 एएमयू, सिलिकॉन का 28 तो 28 एएमयू, फास्फोरस का 31 तो 31 एएमयू, सल्फर का 32 तो 32 एएमयू। इस प्रकार आपको ध्यान में रखना है। ये चीज भाई मैं चाहता हूं, हम होमवर्क है ये तो लिखेगा कॉपी के ऊपर वाले भाग में, ये करना ही करना है, अगले वाले लेक्चर से पहले करना ही करना है। वैसे मैं आपको याद दिलवा दूंगा, सबका याद करवा दूंगा। इन तीनों का मैं बाद में बताऊंगा। आज तुम्हारा होमवर्क है, थोड़ा सा यू हैव टू पुट सम एफर्ट्स टू गेट समथिंग आउट, है ना। कुछ आपकी किताब से आपके दिमाग में लेने के लिए यू हैव टू पुट सम एफर्ट एंड दैट एफर्ट will help you in solving good questions, big questions या previous year questions करने के लिए आपको you have to memorize them 1 to 30 and these 3 atoms। ठीक है, इन 130 के अलावा इतने सारे ये जो परमाणु है इनके बारे में आपको मेमोराइज करना, याद करना है। इसमें कोई ट्रिक नहीं यार। कुछ लोग बोलते हैं सर ट्रिक बता दो द्रव्यमान संख्या याद करने की। भाई प्रैक्टिस है, ट्रिक है प्रैक्टिस। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम ऐसे 130 तक याद होगा। बाकियों का किस-किस का डबल होता है देख खुद से। आपको पीरियोडिक टेबल देती है, वहां परमाणु भार देखा हुआ इतना एमयू, आपको देखना चाहिए द्रव्यमान संख्या इसकी है। इसमें ट्रिक कुछ भी नहीं, ट्रिक जो है कुछ भी नहीं है परमाणु भार में। तो अब दोस्तों आप सभी को ये पता चल गया कि परमाणु भार क्या होता है, द्रव्यमान संख्या इनटू एएमयू। आपको सभी परमाणुओं का परमाणु भार, कार्बन का 12 एएमयू होता है, नाइट्रोजन का 14 एएमयू होता है, ऑक्सीजन का 16 एएमयू होता है, फ्लोरीन का 19 एएमयू होता है, नियोन का 20 एएमयू होता है। आप सभी को परमाणु भार जो है वो पता चल गया। अब दोस्तों अगर कोई बोल दे कि सर
परमाणु भार ठीक है, अणु भार क्या होता है? तो दोस्त सबसे पहले अपने को बस इस चीज को ऐसे देखना है कि अणु क्या होता है। सबसे पहले तो मेरे को बता अणु क्या होता है। तो अणु है भैया परमाणु का, कुछ परमाणु का समूह, या आप बोल सकते हो दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह, दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह, अधिक परमाणुओं का समूह, दो या दो से अधिक परमाणुओं का जो समूह है उसको हम लोग बोलते हैं अणु। दो या दो से अधिक परमाणुओं का जो समूह है, ग्रुप ऑफ मोर देन 2 एटम्स, उसको बोलते हैं अणु। तो अणु का उदाहरण है कि भैया अणु में समान परमाणु भी हो सकते हैं, H2 हो गया, O2 हो गया, एक ही तत्व के परमाणु हो सकते हैं, ओजोन हो गया, H2 हो गया, एक से ज्यादा तत्व है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दो तत्वों से अणु बना है। H2SO4 हो गया बेटा, ये तो भैया सल्फर हाइड्रोजन ऑक्सीजन, सल्फर हाइड्रोजन ऑक्सीजन इनसे बना है। HCl हो गया, HCl हाइड्रोजन और क्लोरीन से बना है। तो दो से अधिक परमाणुओं के समूह को हम लोग बोलेंगे अणु। सर CH4 क्या हो गया? इसको मीथेन बोलते हैं या मीथेन बोलते हैं, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो गया। बेंजीन क्या है सर? बेंजीन C6 और H6। तो ऐसे बहुत प्रकार के अणु, बहुत सारे पदार्थों के हम लोग अणु जो है वो उदाहरण में लिख सकते हैं। कोई बोले सर H3PO4 हो गया, तो H3PO4 हो गया, है ना। बेंजीन हो गया, टोलुइन हो गया, फिनोल हो गया, CH3OH, CH3COH, एसिटिक अम्ल हो गया, शर्करा हो गया, C12H22O11। ये शर्करा का फॉर्मूला, शर्करा। अब दोस्तों इस चैप्टर के बाद में मैं विलियन वाला चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं, तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि इस चैप्टर में हम लोग सांद्रता की इकाइयां पढ़ेंगे, जो कि विलियन के चैप्टर में स्टार्टिंग का है। तो सारी चीजें मैं पढ़ाऊंगा, इन दोनों को लिंक करके चलूंगा, हर 11th के टॉपिक और 12th के टॉपिक को लिंक करके चलूंगा, ताकि आपको ज्यादा फायदा हो और अपने को कम समय में भी चीजें हो जाए। ये शर्करा के विलियन वगैरह में, क्वथनांक में, उन्नयन और वाष्पदाब में, उनमें शर्करा वगैरह आप एग्जांपल ले तो आपको पता होगा। शर्करा हो गया, यूरिया हो गया, NH2CONH2, ये यूरिया हो गया। तो अब हमें पता चल गया अणु क्या है। भाई अणु कुछ नहीं, अणु में एक से ज्यादा परमाणु रहते हैं। अब कोई बोले अणु भार बता, अगर अणु पता चल गया तेरे को, तो अणु भार क्या होगा तेरे हिसाब से? तो दोस्तों अणु भार का सिंपल मतलब है एक अणु का भार। अणु भार का जो है वो सिंपल मतलब है एक अणु का भार। किसी भी यौगिक के एक अणु का भार को, एक अणु का भार। अब एक बात बताओ, O2 अणु, तो O2 का अणु भार क्या होगा? तो तुम लोग बोलो सर अणु भार तो पता नहीं, हमें ऑक्सीजन के एक परमाणु का भार पता है। ऑक्सीजन के एक परमाणु का भार 16 AMU रहता है, क्योंकि उसकी द्रव्यमान संख्या 16 है। तो 2 गुना 16, दो परमाणु है, 2 गुना 16, मैं बोल दूंगा O2 का अणु भार 32 AMU होगा। कोई बोले H2 का अणु भार क्या होगा? H2 में दो हाइड्रोजन परमाणु है, एक हाइड्रोजन परमाणु का भार 1 AMU रहता है, तो H2 का अणु भार 2 AMU होगा। H2 का अणु भार जो है वो 2 AMU होगा। H2 का अणु भार क्या होगा? 2 AMU। H2 का अणु भार जो है वो बेटा हो जाएगा 2 AMU। H2 का अणु भार क्या हो जाएगा? 2 AMU। O2 का अणु भार 32 AMU। कोई बोले सर H2O क्या है? तो H2O को सबसे पहले देखो एक अणु में है क्या? H2O के एक अणु में दो हाइड्रोजन परमाणु है, एक ऑक्सीजन परमाणु है। तो H2O के एक अणु का अगर भार ज्ञात करना है तो आप बोलोगे दो हाइड्रोजन परमाणु का भार प्लस एक ऑक्सीजन परमाणु का भार। एक हाइड्रोजन परमाणु का भार 1 AMU रहता है, दो हाइड्रोजन परमाणु का भार 2 इंटू 1 AMU हो गया। एक ऑक्सीजन परमाणु है तो 1 गुना, एक ऑक्सीजन परमाणु का भार 16 AMU है, तो 1 गुना 16 इतना AMU हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 2 प्लस 16 कितना हो जाएगा? 18 AMU। 18 AMU, 2 प्लस 16 जो है वो हो जाएगा 18 AMU। 2 प्लस 16 हो जाएगा 18 AMU। अब अगला बात करते हैं बेटा, इसमें अगर मेरे को कोई बोल दे बेंजीन के एक अणु का भार कितना होता है, तो सबसे पहले आपको अणु पता होना चाहिए C6H6, 6 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है। एक कार्बन परमाणु का भार कितना होता है? 12 AMU। तो 6 गुना 12 प्लस एक हाइड्रोजन परमाणु का भार कितना होता है? 1। 6 परमाणु है तो 6 गुना 1, 12 छंग 72 प्लस 8, तो ये कितना हो जाएगा? 78। और दोस्तों AMU इकाई बोलना जरूरी है, इकाई बोलना जरूरी है। 78 AMU जो है एक बेंजीन परमाणु का, बेंजीन अणु का भार हुआ, क्योंकि हमने परमाणु का जो भार है वो AMU में रखा है। अब कोई बोले सर बात बताओ, इसका भार ग्राम में भी ज्ञात कर सकते हैं क्या? हाँ भाई, इसको ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट बहुत अजीब दिखेगा। तो 78 AMU बोलेंगे, इसका जो इकाई है वो AMU होगा। बहुत ध्यान देना, एक स्टेटमेंट लिख लो यार, एक ऐसी कथन लिख लो, इकाई बहुत जरूरी है। किसी का भी भार किस इकाई में आ रहा है वह बहुत बहुत जरूरी है, वह बहुत बहुत जरूरी है। तो बेंजीन का हो गया 78 AMU, बेंजीन का क्या हो गया? 78 AMU। अब बात करते हैं बेटा अगले अणु का भार। कोई एक और दूसरा मान लो ले लें, एसिटिक अम्ल का भार CH3COH, इसका अणु भार अगर मैंने बात की, इसका अणु भार अगर मैंने बात की, तो दोस्तों CH3COH के एक अणु का जो भार होगा, एक परमाणु कार्बन का 1 गुना 12 प्लस 3 परमाणु हाइड्रोजन के 3 गुना 1, फिर एक परमाणु कार्बन का 1 गुना 12, फिर दो परमाणु ऑक्सीजन के 2 गुना 16, फिर एक परमाणु हाइड्रोजन का 1 गुना 1, इन सबको जोड़ते हैं तो 60 आता है। इकाई क्या होगी? 60 AMU। इकाई क्या होगी? 60 AMU हो जाएगी, 60 AMU इकाई हो जाएगी। एसिटिक अणु का एक अणु का भार है। और कोई बोले यूरिया का भार क्या होगा? NH2CONH2, यूरिया के एक अणु का भार। इसमें नाइट्रोजन का एक परमाणु है, नाइट्रोजन का द्रव्यमान संख्या 14 होता है, 1 × 14, दो हाइड्रोजन के 2 × 1, एक कार्बन का 1 गुना 12, एक ऑक्सीजन का 1 गुना 16 और एक नाइट्रोजन का 1 गुना 14, फिर एक को दो हाइड्रोजन 2 गुना 1, इतना AMU, इतना AMU। तो ये भार हो जाएगा, अणु का भार हो जाएगा 60 AMU, 60 AMU। ये अणु का जो भार है वो हो जाएगा बेटा 60 AMU, 60 AMU, 60 AMU। ये हो जाएगा 60 AMU। अब कोई बोले शर्करा का भार कितना होगा भैया? तो फॉर्मूला देखिए C12H22, C12H22O11, C12H22O11। तो इसमें शर्करा के एक अणु का भार कितना हो जाएगा? 12 कार्बन परमाणु है, एक परमाणु का द्रव्यमान 12 AMU रहता है, और 22 हाइड्रोजन परमाणु, 22 गुना एक परमाणु का भार 1 रहता है, 11 ऑक्सीजन है, 11 गुना 16। अब बेटा इन सबको जोड़ोगे ना तो मेरे को तो याद है 342 AMU आएगा, 342 AMU आएगा। शर्करा के एक अणु का भार 342 AMU आ जाएगा। ये शर्करा है बेटा, ये शर्करा है, ये क्या है? ये यूरिया, ये शर्करा है और ये यूरिया है। ये शर्करा है और ये यूरिया है, ठीक है। अब दोस्तों ये एसिटिक अम्ल हो गया, ये शर्करा हो गया। अब अगर मैं बात करूं बेंजोइक एसिटिक अम्ल की भी बात करें, एसिटिक अम्ल। ओ बेटा इसमें अब ये याद रखना यार, एसिटिक अम्ल का 60 याद रख लेना आगे से, क्योंकि आपको बहुत सारे दिखाई देंगे इनके उदाहरण। यूरिया का 60 याद रख लेना और इसका भी 342 याद रख लेना। धीरे धीरे एक बार बार देखोगे तो इसमें आप याद कर लोगे ना तो आपकी कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट होगी। आपको पता है विलियन नाम के चैप्टर में यूरिया शर्करा आते रहते हैं। अब अगला आता है H2SO4, इसका भी अपने को याद रखना है, इसीलिए मैंने इन सबको एक साथ लिखा है।
H2SO4। H2SO4 के इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करते हैं। दो हाइड्रोजन परमाणु है, 2 × 1, एक सल्फर परमाणु 1 × 32, ऑक्सीजन परमाणु कितने 4 × 16। ये आता है बेटा 98 AMU। मेरे को याद इसलिए लिख रहा हूं, आप चाहो तो जोड़ लेना बेटा, 98 AMU आता है। हाइड्रोजन का परमाणु 1 AMU रहता है, सल्फर का 32 रहता है बेटा, ऑक्सीजन का 16 रहता है। ऑक्सीजन का 16 रहता है। अब बात करते हैं बेटा H3PO4 की। H3PO4 इसमें क्या है, 3 हाइड्रोजन है, तो बेटा 3 × 1 कर दूंगा, प्लस एक फास्फोरस है, एक फास्फोरस है तो 1 × 31, फास्फोरस का 31 होता है बेटा, और 4 ऑक्सीजन परमाणु है तो 4 × 16। ये जो है 4 × 16, 4 × 16, ये जो है दोस्तों ये कितना हो जाएगा H3, ये सारा जोड़ोगे ना किस्मत से ये भी 98 आता है, ये भी 98 आता है। देखो यहाँ 32 है, यहाँ 31 है, एक कम है, बाकी तो सेम है, 4 × 16, 4 × 16, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ एक बढ़ गया, जहां से एक कम हुआ तो यहाँ एक बढ़ गया, इसीलिए 98 AMU। एक अणु, इसमें सभी को एक एक अणु का भार, एक नोट बना के लिखना, ये अणुभार एक अणु का भार है, याद रखना, अणुभार जो है वो एक अणु का भार है, अणुभार जो है वो एक अणु का भार है, अणुभार जो है वो एक अणु का भार है, अणुभार जो है वो एक अणु का भार है, अणुभार क्या, एक अणु का भार है, ठीक है। अब बात करते हैं, जैसे मान लो कोई बोले CH4 का, जल्दी जल्दी निकाल दो यार, CH4 का, CH3OH मिथाइल अल्कोहल है, और C2H5OH इथाइल अल्कोहल है, और C2H6 जो इथेन है, इन सब का एक बार अणुभार आप लोग एक बार खुद से जल्दी जल्दी कैलकुलेट करके देखना, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा, खुद से जल्दी जल्दी कैलकुलेट करके देखना। तो CH4 है तो 1 × 12 प्लस 4 × 1 16 AMU, बताओ कितने लोगों का सही हुआ। CH3OH मिथाइल अल्कोहल है, एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन, 3 और 1 4 कर लूं, 4 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, तो इसका हो जाएगा CH3OH 32 AMU। C2H5OH 2 कार्बन है, 2 × 16, 5 हाइड्रोजन है, 5 × 1, एक ऑक्सीजन है, 1 × 16, सबका जोड़ ही है, 1 × 16 क्या होगा, 1 × 16, 1 × 16, और एक हाइड्रोजन को आएगा 1 × 1, तो कितना हो जाएगा 12 दूनी 32 प्लस 5 प्लस 16 प्लस 1, 32 और 5 और 6 6 और 32 38 और 16 कितना हो जाएगा, 16 चौका 1 5 54 आएगा, मेरे हिसाब से 46 आना चाहिए, 2 × 12, अच्छा हाँ 2 × 12 है तो 46 AMU आ जाएगा, 46 AMU आ जाएगा, कार्बन है तो 12 मैंने 16 कर दिया गलती से, तो आ जाएगा 46 AMU। इथेन का है 2 × 12 प्लस 6 × 1, 2 × 12 क्यों, 2 कार्बन परमाणु, एक कार्बन परमाणु का भार 12 AMU है, 6 × 1 मतलब तो ये हो जाएगा 24 प्लस 6 30 AMU, 30 AMU, 30 AMU। दोस्तों इकाई बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप 32 किसी का भार बोल रहे हो तो लोग सबसे पहले पूछेंगे कौन सी इकाई में बात कर रहे हो, AMU, यहाँ अणु का भार 1 AMU में हम लोग AMU में निरूपित करते हैं, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, अब एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, छोटा सा उदाहरण लेते हैं, H2O के 10 अणुओं का भार, अणु का भार बताओ, का भार बताओ, 10 अणुओं का भार इकाई के साथ में अणु का भार बताओ, इकाई के साथ 10 अणुओं का भार बताओ इकाई के साथ, यूनिट्स के साथ में H2O के 10 अणुओं का भार याद करना है, H2O के 10 अणुओं का भार याद करना है। H2O के 10 अणुओं का भार याद करना है, H2O के 10 अणुओं का भार याद करना है। अब हम लोग 10 अणुओं का भार कैसे लिखेंगे, सिंपल सी बात है, 10 अणुओं का भार क्या होगा, 10 अणुओं का भार जो है वो होगा 10 × 1 अणु का भार, सिंपल सी बात है, बोलोगे 1 अणु का भार। अब 1 अणु का भार क्या होता है, अणुभार, एक अणु का भार तो हमें पता है अणुभार होता है, एक अणु का भार का मतलब है अणुभार की बात हो रही है, तो 10 × 1 अणु का भार कितना हो जाएगा, 10 × 1 अणु का भार 18 है, इतना AMU, 10 × 18 तो ये हो जाएगा बेटा 180 AMU, 180 AMU, 180 AMU, 10 × 18 जो है वो हो जाएगा 180 AMU। अब देखो इकाई बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अब तो एक अणु का भार पता है तो कितने अणु का भार निकाल देगा, कोई बोले 50 अणु का भार निकाल दिया, 100 अणु का भार, 1 लाख अणु का भार, सबका भार निकाल सकता है अगर तुम्हें एक अणु का भार सही से पता हो। ये 18 तो तक याद हो गया ना, कुछ लोग बोले सर 18 कहां से आया भाई, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन परमाणु है तो 2 AMU भार वहां से आ गया, एक ऑक्सीजन परमाणु है 16 AMU भार वहां से आ गया, 2 + 16 32, 2 + 16 जो है 32 हो जाएगा, 32 AMU। अब दोस्तों बात करते हैं आगे, एक मोल की परिभाषा क्या है, एक मोल की परिभाषा क्या है, एक मोल की परिभाषा क्या है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, एक मोल की परिभाषा क्या है। एक मोल, लोग मोल से रिलेटेड, लोग मोल को लेकर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, आप में से कुछ लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर भी होगा। एक मोल किसी भी पदार्थ का वह मात्रा है जिसमें अवगाद्रो संख्या के बराबर कणों की संख्या। एक मोल का मतलब होता है इतने सारे कण अगर हुए तो एक मोल हो जाएंगे। अगर कोई बोले एक मोल मनीसर, एक मोल मनीसर का मतलब है इतने सारे मनीसर, 6.022 × 10⁻23 मनीसर। कोई बोले एक मोल स्कूल का क्या मतलब है, मतलब इतने सारे स्कूल, 6.022 × 10⁻23 स्कूल्स के एक समूह को बोलूंगा एक मोल स्कूल। जैसे कोई बोलते हैं 1 लाख रुपए जो है वो होते हैं 1,000,000, 1 लाख रुपए मतलब इतने रुपए, ये बोल देना। कोई बोले 1 लाख लोग मतलब इतने सारे लोग, 1 लाख डॉक्टर मतलब इतने सारे डॉक्टर, 1 लाख इंजीनियर मतलब इतने सारे इंजीनियर। वैसे ही एक मोल का मतलब, एक मोल का कोई भी चीज जुड़ गई तो इतने सारी वो चीजें। कोई बोले एक मोल H2O,
एक मोल H2 इसका मतलब है 6.022 इंटू 10 की घात 23 H2O के अणु। H2O के अणु, H2O की बात हो रही है तो हम लोग बोलेंगे इतने सारे H2O के अणु। कोई मेरे को बोले एक मोल, कोई मेरे को बोले एक मोल O2 तो मैं बोलूंगा 6.022 इंटू 10 की घात 23 O2 के अणु। कोई बोले एक मोल हीलियम, अब मैं क्या बोलूंगा, हीलियम अणु है या परमाणु? परमाणु। एक मोल हीलियम का मतलब है 6.022 इंटू 10 की घात 23 He के परमाणु। कोई मेरे को बोले एक मोल SO4 2 माइनस आयन, इसका क्या मतलब? इसका मतलब यही होगा भैया 6.022 इंटू 10 की घात 23 SO4 2 माइनस के आयन। अब यहां अपने को इस चीज को देख के क्या प्रतीत हो रहा है, इस चीज को देख के क्या प्रतीत हो रहा है, इन तीनों चीजों को देख के सोचिए, इन तीनों चीजों को देख के आप लोग 1 मिनट के लिए आप लोग इस बात को सोचिए, क्या ये कितनी इंटरेस्टिंग बात है। एक मोल का मतलब क्या क्या हो सकता है? एक मोल का मतलब ये, अब देखो ये जो अपना था, अब देखिए ये जो अपना था, ये जो अपना था, ये जो अपना था, O2 के बारे में बात हुई तब इतने सारे अणु, क्योंकि O2 एक अणु है, यहां अणुओं की बात हो रही है। हीलियम एक परमाणु है, हीलियम परमाणुओं की बात हो रही है। ये आयन है तो इतने सारे आयन। दोस्तों जब लोगों की बात होगी, एक मोल लोग मतलब इतने सारे लोग, एक मोल घर मतलब इतने सारे घर, एक मोल हाथ मतलब इतने सारे हाथ, एक मोल उंगलियां मतलब इतने सारी उंगलियां। तो एक मोल में कोई भी चीज जो है हम लोग दिखा सकते हैं। अगर आप अणु के बारे में बात करो, आपका नमूने में अणु है तो एक मोल अणु का मतलब इतने सारे अणु। अगर आप परमाणु के बारे में बात कर रहे हो तो एक मोल परमाणु का मतलब इतने सारे परमाणु। अगर आप आयनों के बारे में बात करो तो एक मोल आयनों का मतलब इतने सारे आयन। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि मोल का मतलब परमाणु होता है। अरे नहीं भाई, आप किसके बारे में बात कर रहे हो? एक मोल मेरे जैसे लोग मतलब 6.022 10 की घात 23 मेरे जैसे लोग। एक मोल आपके जैसे, आपके घर जैसे, आपके परिवार जैसे, परिवार का मतलब है इतने सारे परिवार। आपके परिवार को अणु मान लो क्योंकि परिवार में एक से ज्यादा लोग हैं। तो एक मोल इंसान भी हो सकते हैं, एक मोल परिवार भी वैसे हो सकते हैं। इंसान को परमाणु मान लो। जब इंसानों की बात हो रही है तो इतने सारे इंसान, जब इतने परिवार की बात हो रही है तो इतने सारे परिवार, इतने सारे परिवार। आई बात समझ में? आई बात समझ में? आई बात समझ में? एक मोल SO4 2 माइनस आयन मतलब इतने सारे आयन। समझ गए मेरी बात? बस आपको ये ध्यान में रखना है कि भाई जब मोल के बारे में बात हो रही है तो खाली अणु परमाणु नहीं दिखा जाता है, नमूना दिखा जाता है। नमूना क्या है? एक मोल का मतलब इतने सारे, है ना? अब एक मोल की परिभाषा समझ रहे हो ना, मतलब परिभाषा समझ रहे हो ना यार? एक मोल टीवी मतलब इतने सारे टीवी। भाई किसके बारे में बात कर रहे हो? वो है, अगर एक मोल अणु की बात करो उतने सारे अणु, एक मोल परमाणु की बात करो उतने सारे परमाणु। हीलियम परमाणु फॉर्म में रहता है, इसलिए उसके एक मोल का मतलब होता है इतने परमाणु। एक मोल कार्बन परमाणु, एक मोल कार्बन, एक मोल कार्बन। अब कार्बन परमाणु जो अकेला रहता है कोयले में, कार्बन के परमाणु रहते हैं अकेले, जैसे हीलियम गैस में खाली हीलियम परमाणु रहते हैं। तो एक मोल कार्बन का मतलब है 6.022 इंटू 10 की घात 23 कार्बन के परमाणु। 6.022 इंटू 10 की घात 23 कार्बन के परमाणु। अब आगे आ जाते हैं, बहुत आसान, बहुत बहुत आसान चीज है। अब मेरे को एक सवाल करते हैं, एक मोल H2O अणुओं का द्रव्यमान याद करो, द्रव्यमान याद करो। अब तुम लोग बोलोगे 18 ग्राम है, मैं उस पे आऊंगा, मैं उस पे सारी चीजें मैं उस पे आऊंगा। अब जो मैंने पढ़ाया उसके हिसाब से उन चीजों को देखें। अब हल करने से पहले हम लोग बोल देंगे एक मोल H2O अणु का मतलब, एक मोल H2O अणुओं का मतलब है, अणुओं का मतलब है 6.022 इंटू 10 की घात 23 H2O के अणु। 6.022 इंटू 10 की घात 23 H2O के अणु, 6.022 इंटू 10 की घात 23 H2O के अणु। अब कुल मिलाकर, अब मैं ऐसे लिखूं, जो सोच रहे हैं वो लिखूंगा। कुल मिलाकर अपने को 6.022 इंटू 10 की घात 23 अणुओं का द्रव्यमान निकालना है। 23 H2O के अणुओं का द्रव्यमान निकालना है। 6.022 इंटू 10 की घात 23 अणुओं के द्रव्यमान निकालना है। कुल मिलाकर अपने को इतने अणुओं का द्रव्यमान निकालना है। अब दोस्त यार एक बात बता, 6 एक अणु का भार कितने लोगों को पता है? हाथ खड़ा कर दो जल्दी से। एक अणु का भार 18 AMU आता है, सबको पता है, हमने निकाला भी। अणु भार मतलब एक अणु का भार। तो मैं तो ये बोलूंगा 6.022 इंटू 10 की घात 23 यानी एक मोल अणु का भार होगा, अणु का भार होगा, भार बराबर होगा 6.022 इंटू 10, जैसे 10 अणुओं का भार कैसे निकालता? 10 गुना एक अणु का भार। तो 6.022 इंटू 10 की घात 23 अणुओं का भार कितना हो जाएगा? 6.022 इंटू 10 की घात 23 अणुओं का भार कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6.022 इंटू 10 की घात 23 इंटू एक अणु का भार, इंटू एक अणु का भार। एक अणु का भार सब बच्चों को पता है कितना होता है? कितना होता है एक अणु का भार? 18 नहीं, 18 AMU बोल। एक अणु का भार 18 AMU होता है। तो मैं एक अणु का भार अगर AMU में रखूंगा तो ये पूरा भार भी AMU में आएगा और वो हो जाएगा 6.022 इंटू 10 की घात 23 इंटू 18 AMU। पूरा भार AMU में है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पूरा भार AMU में है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो अब मैं आगे लिख सकता हूं, ये भार हो गया 6.022 इंटू 10 की घात 23 इंटू 18 AMU। अब दोस्तों एक बात बता, AMU में भार बड़ी संख्या में आ रहा है, बहुत बड़ी संख्या में आ रहा है। तो अपने काम करते हैं, AMU से बड़ी इकाई क्या है? ग्राम है। ग्राम से बड़ी इकाई किलोग्राम, किलोग्राम से बड़ी इकाई क्विंटल। तो हम लोग AMU से बड़ी इकाई में इसको बदल देते हैं। अब AMU को ग्राम में बदलते हैं, अब AMU को ग्राम में बदल देते हैं, AMU को ग्राम में बदल देते हैं। हमें पता है एक AMU जो है वो है 1.67 इंटू 10 की घात माइनस 24 ग्राम के बराबर। तो इस AMU शब्द को हटाने के लिए अपने को इतने ग्राम रखना पड़ेगा। तो ये लिख दिया मैंने 6.022 इंटू 10 की घात 23 इंटू 18 को मैं अलग रंग से लिखूंगा, 18 इंटू AMU को ग्राम में बदलने के लिए 1.67 इंटू 10 की घात 23 10 की घात माइनस 24। अब आ जाएगा ग्राम। AMU शब्द को हटाने के लिए इतनी संख्या और ग्राम से गुणा करना पड़ता है।
अब मैं 18 को साइड में रख लेता हूँ। थोड़ा सा आप लोगों को लग रहा है मैं फास्ट चल रहा हूं, बट आपके लिए मैं कोशिश कर रहा हूं सारी चीजें बताऊं और थोड़ा सा मैं फास्ट चलूं, क्योंकि आपको पता है हमारे एग्जाम से पहले आपका जितनी बार रिवीजन होगा उतना ही आपको फायदा होगा। 6.02 into 1.67 into 10 की घात 30 into 10 की घात माइनस 24, ये 18। अब एक बात बता दोस्त, 10 की घात माइनस 23 और 10 की घात माइनस 24 को क्या हो जाएगा? 10 की घात 1 हो जाएगा, 10 की घात 1 हो जाएगा। 6.022 into 1.67 into 10 की घात 1 ग्राम। अब प्यारे बच्चों 10 की घात माइनस 1, 10 की घात 23 और 10 की घात माइनस 24 में 10 की घात माइनस 1 हो जाएगा। अब दोस्तों एक बात बताऊं मैं, जब तुम लोग कैलकुलेटर से ये गुणा करोगे, मैं आपके सामने कैलकुलेटर से गुणा कर रहा हूं, ये लगभग 10 आएगा। मैं आपके सामने कैलकुलेटर से गुणा करके बताता हूं, ये दोस्तों लगभग जो है 1.67 गुणा 6.022, तो दोस्तों ये लगभग जो है वो 10 के आसपास आएगा, एकदम 10 आएगा। ये 10 और ये 10 की घात माइनस 1 मतलब 0.1, 10 और 0.1 अपने आप 1 बन जाएगा। और प्यारे बच्चों ये आ जाएगा 18 ग्राम, 18 ग्राम, ये अपने आप 1 बन जाएगा। 6 को 6.02 को 1.6 से गुणा करोगे 10 आएगा, 10 गुणा 10 की घात माइनस 1, 10 की घात माइनस 1 को 0.1 लिख सकते हो, 10 गुणा 0.1 जो है 1 हो जाएगा। तो 1 मोल H2O का भार 18 ग्राम हो गया, 1 मोल H2O का भार। अब दोस्तों एक बात बताओ, जितना एक अणु का भार AMU में है, 1 मोल का भार उतने ही ग्राम में। हालांकि AMU और ग्राम में बहुत फर्क है। एक अणु का भार 18 AMU है, बहुत सारे अणु अवगाद्रो संख्या के बराबर अणु इकट्ठे हुए तब उनका द्रव्यमान 18 ग्राम हुआ। 1 मोल का भार उतना ही होगा जितना अणु भार होगा AMU में। कोई बोले O2 के एक अणु का भार 32 AMU है, तो 1 मोल का भार 32 ग्राम होगा। अब कोई बोले AMU ग्राम तो लगभग बराबर ही। अरे नहीं भाई, AMU बहुत छोटी इकाई है, ग्राम बहुत बड़ी इकाई है। एक अणु बहुत छोटी चीज है, 1 मोल अणु बहुत सारे अणु होते हैं, तब जाके 1 मोल अणु का भार ग्राम में आता है और 1 अणु का भार AMU में मापते हैं। इसके बारे में अगली कक्षा में बहुत अच्छे से और डिटेल में डिस्कस करूंगा। आप लोग सोचते रहना, मैं आपके लिए नीट के कुछ प्रीवियस से क्वेश्चंस लेके आया हूं। ठीक है, ये क्वेश्चन होमवर्क में आपको स्लाइड्स में आपको सोचना है यार, ऐसे सवाल आते हैं, इस सवाल के बारे में सोचना। हालांकि ये सवाल थोड़ा सा कम हो गया आपसे कोशिश इस सवाल को करने की। ये सवाल आप लोग कर लोगे इसी बार में, ठीक है, ये संख्या कुछ ऐसी, ठीक है, ये नीट 2022 का सवाल है। अब हम लोग आते हैं क्विज पर। क्विज का एक बहुत सिंपल सवाल लेके आया, इस बार पहला लेक्चर था, क्विज का सवाल सिंपल लेके आया हूं। किस कण का द्रव्यमान सबसे कम है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और हाइड्रोजन परमाणु। तो इन तीनों में आप लोग बोलोगे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान सबसे कम। कोई बोलोगे हाइड्रोजन परमाणु क्या होता है? अरे भाई हाइड्रोजन परमाणु में तो दोस्त 1H1 होता है, इसमें एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, 0 न्यूट्रॉन होता है। एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन, 0 न्यूट्रॉन। तो इसका तो द्रव्यमान है वो तो 1 AMU के बराबर होता है। हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान 1 AMU के बराबर, जो कि 1 प्रोटॉन के भार के बराबर है। तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का है। हाइड्रोजन परमाणु से तुलना करो, हाइड्रोजन परमाणु का भार 1 AMU 1 प्रोटॉन के बराबर, तो प्रोटॉन A और D का भार तो बराबर ही है। तो आपको B ही सबसे कम द्रव्यमान वाला कण मिलेगा, सबसे कम द्रव्यमान वाला ये कण मिलेगा। अगला सवाल, किस उपपरमाणु कण पर आवेश नहीं होता है? बहुत सिंपल एक सवाल लिखा मैंने, इसलिए नीट वाले सवाल होमवर्क में दिए, क्योंकि पहली क्लास से इतना नहीं पढ़ पाते हैं कि नीट वाले सवाल तो प्रीवियस से सवाल मिलता है, इसलिए मैं 2 एक्स्ट्रा सवाल आपको होमवर्क में देने आया हूं ताकि आप लोग खुद से थोड़ा दिमाग लगा सको। उपपरमाणु कण पर आवेश किस पर नहीं होता है? न्यूट्रॉन पर आवेश नहीं होता, प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश, इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश। अब प्यारे बच्चों, अगर मैं बहुत कुछ लोगों ने लेट ज्वाइन किया होगा, मैं आप सभी बच्चों को अपना नाम बता देता हूं। मेरा नाम मनीष गोदारा है और मैंने IIT मुंबई से पढ़ाई की है। पिछले 8 साल से मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं। मैं इससे पहले गोवा में पढ़ा चुका हूं, मुंबई में पढ़ा चुका हूं। मुंबई और गोवा में ऐसे इंस्टीट्यूट जिनका फीस 1 साल का 3.5 लाख जिन बच्चों से लेते हैं, उन बच्चों को मैंने केमिस्ट्री पढ़ाया है। एम्स और IIT में, पुराने एम्स और पुराने IIT में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। मैं रिजल्ट के बारे में और डिटेल में डिस्कस करूंगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ठीक है, होमवर्क आप लोग कर लेना और बाकी चीजें जो है इसी चैप्टर को अगले वाले लेक्चर में और एनर्जी के साथ में पढ़ाऊंगा। और मेरे को कमेंट्स करके जरूर बताना कि लेक्चर कैसा लगा। आपको थोड़ा धीरे लगा है तो मैं सारे कमेंट्स पढ़ूंगा इवनिंग में। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं बच्चों, बाय बाय।